स्वप्नदीप गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका मेंटर संदीप वैशंपायन आपका स्वागत करता हूं। आज हम लाइव नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि लाइट गोल है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि कृपया कर सब्सक्रिप्शंस बढ़ाइए। जितने अधिक सब्सक्रिप्शन होंगे, 1000 सब्सक्रिप्शन के बाद मैं मोबाइल से लाइव जा सकूंगा। ओके, तो आज हमारा जो टारगेट है मोशन चैप्टर, साइंस का मोशन चैप्टर, इसको हम कवर कर रहे हैं। और इसमें आज हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी की, और दूसरा पॉइंट होगा हमारा ग्राफ, जिसको हम समझना आज से शुरू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ साइंस स्टूडेंट हमें ग्राफ बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए, कैसे बनाया जाता है, उससे किस प्रकार से हम समझ सकते, ग्राफ को पढ़ना आना चाहिए। सो ग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, तो टू स्टार्ट विथ एवरेज वेलोसिटी हम बात करते हैं। टाइटल दीजिए एवरेज वेलोसिटी। एक होता है एवरेज स्पीड, है ना, एक होता है एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड बहुत सरल है, ये आपका टाइटल है तो इसमें पहले लिखेंगे एवरेज, AVG, या एवरेज पूरा लिख लीजिए स्पीड। अब एवरेज स्पीड होती क्या है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस, जगह है तो ट्रेवल्ड भी लिख डालो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, ये होता है एवरेज, एवरेज स्पीड। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लेकिन अब बात आती है कि अगर वेलोसिटी की बात आ रही है तो क्या है भैया? जैसा इसका फॉर्मूला है वैसी एवरेज वेलोसिटी आएगी। नाउ व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? जैसे यहाँ का है टोटल डिस्टेंस, वहाँ आ जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये हो गई बात हमारी एवरेज वेलोसिटी की। ठीक है, अच्छा, अब एक फॉर्मूला और होता है एवरेज वेलोसिटी का, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इसका उपयोग हम लोगों ने कहाँ किया था, याद है? हमने जब इक्वेशन डिराइव की थी, भूल गए, है ना? सेकेंड इक्वेशन जब डिराइव की थी, तो अगर याद नहीं आ रहा तो पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा, और बाकी बच्चे आप लोग पन्ने पलट के देख लो, है ना। एवरेज वेलोसिटी वहाँ पर यूज़ की थी जहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि अगर हमें टाइम निकालना है या कुछ तो ऐसे फॉर्मूला लगेगा, या वहाँ पर हमने लिखा था V+U/2 लिखा था, याद है? V+U/2। अब ये अपॉन 2 वाली बात कब आती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, और वहाँ पर वेलोसिटीज़ का एवरेज निकाला, मतलब दूसरा एक और फॉर्मूला हो सकता है। तो यू में जस्ट राइट सेकंड, दो फॉर्मूले हैं एवरेज वेलोसिटी के लिए। एवरेज वेलोसिटी जो है ये है टोटल, जैसा हमने स्पीड को लिखा है, एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। बिल्कुल वैसे ही आप क्या कह सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, लेकिन एक फॉर्मूला हम लोगों ने अपनी सेकेंड इक्वेशन को जब डिराइव कर रहे थे, तब हमने एक देखा था जिसमें मैंने लिखा है एवरेज मतलब दो वैल्यूज़ को ऐड किया और उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया, क्योंकि दो वैल्यूज़ थी, 3 होते तो डिवाइड बाय 3 करते। ये मैथमेटिकल जैसे हम लोग स्टैटिस्टिक्स में करते हैं, ये वही प्रकार था। तो ये किस प्रकार का है और कब इस्तेमाल होता है? तो एवरेज वेलोसिटी का दूसरा फॉर्मूला आप और लिख लीजिए, दिस इज V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 Vn। तो n नंबर ऑफ वेलोसिटीज होंगी, एंड डिवाइड बाय n, डिवाइड बाय n। क्यों? एवरेज का यही फंडा है भाई, एवरेज का यही फंडा है। अब सवाल ये उठता है कि ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल करें, ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल करें, राइट? ठीक है, तो इसके लिए क्या समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप नोट कर लें। चूंकि अभी ये फॉर्मूला लिखा है तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में हम नीचे लिखेंगे, नोट लिख लीजिए एक, नोट, यूज अबव फॉर्मूला, यूज अबव फॉर्मूला मतलब ये वाला। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो लिख लो, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू V1 प्लस V2/2। ठीक है, तो आपको याद रहेगा कौन से फॉर्मूले की चर्चा हो रही है, ब्रैकेट में डाल लो। यूज अबव फॉर्मूला व्हेन टाइम इंटरवल, व्हेन
टाइम interval for all given velocities is identical या constant is ideal एक सा हो, सॉरी क्या बोला मैंने आइडेंटिकल है ना, बाप रे आइडियल बोल दिया, चलिए कांस्टेंट हो, एक सा हो, तो ऊपर वाला फॉर्मूला उपरयुक्त तो फॉर्मूला तब इस्तेमाल होगा v1 प्लस वी टू प्लस v3 डॉट करके जब टाइम इंटरवल सबके लिए सेम हो। मतलब ये कि 5 मिनट हम v1 के स्पीड से चले, 5 मिनट v2 से चले, 5 मिनट v3 से चले, 5 मिनट, अब ये 5 मिनट मतलब 5 मिनट नहीं, आप कोई भी टाइम इंटरवल t सेकेंड्स, चलो जनरलाइज कर देते हैं, फॉर t सेकेंड्स हम v1 की स्पीड से चले, वेलोसिटी से चले, टाइम t सेकेंड्स हम v2 से चले, t सेकेंड्स v3 से चले, t सेकेंड्स t सेकेंड्स t सेकेंड्स t सेकेंड, तो नीचे क्या आ जाएगा n टाइम्स t, अच्छा n आएगा ना, t काहे को आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में आप देखिए इधर है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की बात ही नहीं कर रहे, हम तो एवरेज पूरी वेलोसिटी लिख रहे हैं, तो यूनिट वाइज आप सोचिए इसकी यूनिट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से मीटर, इसके टाइम के हिसाब से सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। जबकि यहाँ क्या हो रहा है, हम वेलोसिटी को ही ऐड कर रहे हैं, डिवाइड बाय एन, एन क्या है, एन इज जस्ट अ नंबर, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कितने संख्या ली हमने, कितनी वेलोसिटीज को ऐड कर रहे हैं, बस उतना ही है, बात समझ में। तो उसे हम क्या कहेंगे भैया, एन, ये क्या एन संख्या है, इसकी कोई यूनिट नहीं है, इसकी कोई इकाई नहीं है, इसकी कोई, इट इज़ यूनिटलेस, इट्स जस्ट अ नंबर, बात समझ में आई। तो यूनिट कहाँ से उठेगी, ऊपर से, क्योंकि सारी वेलोसिटीज़ है ना, v1 v2 v3 v4, यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। आया समझ में, नहीं आया, क्लियर, ठीक है। तो इस प्रकार से एवरेज वेलोसिटी निकाली जाती है। सो एवरेज वेलोसिटी का ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है। इसका इस्तेमाल कब करेंगे, जब टाइम इंटरवल फॉर गिवन ऑल वेलोसिटीज आर आइडेंटिकल और इक्वल और कांस्टेंट, उस समय आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अन्यथा आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। आपको डिस्प्लेसमेंट टोटल निकालना होगा और फिर टाइम। न्यूमेरिकल समझ में आया कैसे करोगे, ठीक है बेटा। लाइट आ गई, अब आप फ़ैन ऑन कर सकते हैं, पीछे का शायद ऑफ है, देखो ये खट्टे से बोला है, मतलब आया होगा। ट्यूबलाइट ऑन करके देख लो, ठीक है, नहीं आई लाइट, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये बात समझ में आई, ठीक है, कब इस्तेमाल करना है। तो एवरेज वेलोसिटी इज क्लियर, ओके। अभी मैं एक्सप्लेनेशन को आगे बढ़ा रहा हूँ, फिर वंस एक्सप्लेनेशन इज डन हम लोग थोड़े से न्यूमेरिकल करेंगे, फिर हम अगले चैप्टर को उठाएंगे, ठीक है। तो अभी लास्ट टॉपिक है हमारा, लास्ट तो नहीं है, इसके बाद एक और टॉपिक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट सबसे बड़ा टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज ग्राफ, अंडरस्टैंडिंग ग्राफ, ठीक है। तो टाइटल दीजिए अंडरस्टैंडिंग ग्राफ, अंडरस्टैंडिंग ग्राफ। अच्छा, और ग्राफ समझने के लिए ऐसा नहीं कि आपको ग्राफ पेपर वगैरह इस्तेमाल करना है, कोई आवश्यकता नहीं है। स्कूल वाले कहे तो आप करते रहिए, हमारे हिसाब से तो आप अगर खाली प्रॉपर स्केलिंग कर ले उतना ही काफ़ी है, ठीक है। बताना शुरू करें, है जी, चलिए। तो सबसे पहले मैं ग्राफ जो ड्रॉ कर रहा हूँ वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, मैं डिस्प्लेसमेंट भी नहीं ले रहा, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और मेन टाइटल क्या है, अंडरस्टैंडिंग ग्राफ, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए, अगर मैं कह रहा हूँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो पहला वर्ड क्या है, डिस्टेंस, फिर क्या है, टाइम। तो हम जब ग्राफ बनाते हैं तो सामान्यतः हम केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने सीखा होगा, ऐसे करके बनाते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, क्वाड्रेंट 1 2 3 एंड 4 सीखा है। इसमें हम 1A1 की बात करते हैं, क्यों, कभी सोचा नहीं है ना, कभी नहीं सोचा, ओके। ये इसलिए करते हैं क्योंकि टाइम हमेशा आगे बढ़ता है, माइनस में नहीं जाता, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ से इस ग्राफ को पढ़ना शुरू करूँ तो सबसे पहले मुझे कौन सी लाइन मिलेगी, वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस,
यहाँ से वाई एक्सिस पहले मिली, तो जो पहला नाम है वो हमेशा वाई पर आएगा, ये हमेशा याद रखिए, ये बहुत बड़ा बेसिक है। कई बच्चों को यहीं पर कन्फ्यूजन हो जाता है, वो करते ही नहीं है। ठीक है, तो नाम है इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यहाँ डिस्टेंस यहाँ टाइम, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, इट्स अ प्रोग्रेसिव ग्राफ। प्रोग्रेसिव मतलब आगे बढ़ने वाला। ठीक है, ये बढ़ते क्रम में बात हो रही है। तो ग्राफ अगर मान लो मैंने इसको एक स्ट्रेट लाइन बना दी, तो अब इस ग्राफ को हम समझने का प्रयास करेंगे, हम समझेंगे, सीखेंगे इस ग्राफ को, ये ग्राफ कहना क्या चाहता है। ठीक है, ओके। इसको जब समझना हो तो आपको एक स्केल ले लेनी चाहिए और ये सोचिए कि हम टाइम को आगे बढ़ा रहे हैं, टाइम आगे बढ़ रहा है। ठीक है, ये टाइम अभी कितना है, 0। ठीक, तो आपकी पोजीशन क्या है इस ग्राफ में, 0। डिस्टेंस कितना है, 0। ठीक है, अच्छा, अब अगर टाइम आगे बढ़ा, टाइम आगे बढ़ा यहाँ तक आगे मान लो, तो यहाँ पर आपको टाइम के हिसाब से कितनी जगह बदल गई, डिस्टेंस चेंज हो गया, ये हुआ। अच्छा, टाइम और आगे बढ़ा, टाइम कितना हो गया, यहाँ तक आ गया, अब ये और आगे बढ़ गया। हम टाइम को और आगे बढ़ाते हैं, यहाँ चला गया टाइम, डिस्टेंस यहाँ आ गया। तो आप समझ रहे हैं कि विथ इंक्रीज इन टाइम दिस ग्राफ इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग। तो इस स्ट्रेट लाइन का अर्थ क्या होगा, बोथ आर इंक्रीजिंग। ठीक है, अच्छा, किस क्रम में बढ़ रहे हैं, इक्वली बढ़ रहे हैं, बराबर से बढ़ रहे हैं। क्यों, स्ट्रेट लाइन है। 1 सेकंड में अगर 1 मीटर जा रहा है, एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 सेकंड में अगर 1 मीटर जा रहा है तो 2 सेकंड में 2 मीटर, 3 सेकंड में 3 मीटर, 4 सेकंड में 4 मीटर, या दूसरा भी हो सकता है ना। पहले तो ये समझ लो, 1 मिनट में 1 सेकंड में 1 मीटर, 2 सेकंड में 2 मीटर। अगर यही ग्राफ में ऐसा बना दूँ, एक और ग्राफ बना दूँ ऐसा, और एक बना दूँ ऐसा, अब तीनों को मैं स्टडी करता हूँ यहाँ पर। ये कौन सा है, जहाँ मैंने स्केल रखी थी। ठीक है, ये टाइम t1 है, हो सकता है 1 सेकंड, 2 सेकंड, आपको जो मर्जी आप ले लें। एक लाइन में यहाँ बना देता हूँ, एक यहाँ बना देता हूँ। अब ये 3 टाइम है, 3 समय में आपको क्या समझ में आ रहा है, अगर ये ऑब्जेक्ट A है, ये ऑब्जेक्ट B है और ये ऑब्जेक्ट C है, तो मुझे बताइए सबसे स्लो कौन सा ऑब्जेक्ट चल रहा है। हाँ बोलिए, ऑब्जेक्ट ए सबसे स्लो चल रहा है। आपका क्या विचार है बेटा, ए स्लो चल रहा है, आपका क्या विचार है, समझ में नहीं आ रहा है तो समझाएंगे ना, वही तो मैं चाह रहा था कि आप बोले सर समझ में नहीं आ रहा है ना। देखो, ए का ग्राफ t1 सेकेंड में कहाँ पहुँचा, इतनी दूरी पर पहुँचा, शून्य से कुछ तो दूरी होगी, मे बी आई विल से d1, डिस्टेंस 1। ठीक है, टाइम t1 पे ये आ गया आपका d2, टाइम t1 पे इसके लिए आ गया टाइम, ये आ गया d3। ये बात समझ में, तो इतने ही समय में ये चला इतना सा, इतने ही समय में ये चला इतना, इतने ही समय में ये चला इतना। तो जो ज़्यादा दूरी तय करेगा उतने ही समय में वो अधिक स्पीड से चल रहा है, और स्लो कौन होगा, जो कम दूरी तय करेगा। कम दूरी कौन तय कर रहा है, ए, इसलिए जिनका उत्तर ए था वो सही था। मैंने आपसे पूछा स्लो कौन है, यही पूछा था, है ना। तो स्लो कौन सा है, ए स्लो है। उससे गतिमान कौन है, उससे स्पीड में कौन चल रहा है, बी। उससे स्पीड से कौन चल रहा है, सी। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्राफ को पढ़ना सीखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे 4 दिन लग जाएंगे इसको समझाने में तो आई डोंट माइंड, पर ये समझना जरूरी है अगर आगे चल के आप साइंस विषय लेना चाहते हैं। और साइंस मतलब केवल मतलब बायो की बात नहीं कर रहा हूँ मैं मैथ्स की भी बात कर रहा हूँ, है ना। चाहे मैथ साइंस बायो साइंस कॉम्बिनेशन हो या मैथ साइंस कॉम्बिनेशन हो, कहने का मतलब साइंस अगर सब्जेक्ट लेना है तो ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। ग्राफ तो समझ में आना ही चाहिए। ये बात क्लियर हुई है जी सबके, ओके। तो ग्राफ जो है ये क्लियर होना चाहिए। नाउ अगर मैं टाइम t2 की बात करूं
तब भी आप ये समझ सकते हैं कि ये चला इतनी दूरी, भाई ये दूरी वाई एक्सिस यहीं पर तो आ रही है, ये चला दूसरा बी यहाँ तक की दूरी, और ये चला पता नहीं और आगे जाएगा कहीं जहाँ ये टकराएगा। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि T2 में सबसे कम दूरी तय इसने की, उससे ज़्यादा दूरी इसने तय की, उससे ज़्यादा दूरी इसने तय की विथ टाइम इंटरवल T2। तो बात समझ में आई? गतिमान कौन है, स्पीड से कौन चल रहा है? C सबसे स्पीड से भाग रहा है। ओके, यहाँ तक समझ में आया? अब दूसरा ग्राफ इसी में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, या अब इसी को मैं डिस्टेंस की जगह कह दूं डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक ही है, कोई अंतर नहीं, सेम। तो जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको डिस्टेंस में दिया वही डिस्प्लेसमेंट में दूंगा मैं। अब मैं ग्राफ कुछ अलग सा बनाता हूँ। आप लोगों ने ये वाला ग्राफ बनाया क्या? 3 लाइन बनाओ जल्दी से। क्या बनाया था मैंने? 3 लाइन बनाई थी, A B C। कंक्लूजन क्या क्या था कि A इज स्लोअर, A स्लो चल रहा है। ठीक है, A क्या है? स्लो चल रहा है। अब स्लो चल रहा है को कैसे समझेंगे, उसको समझने का प्रयास करें। एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ये सबसे कम है, तो जिसका कोण, जिसका एंगल कम है उसकी गति स्लो है, जिसका अधिक है उसकी गति अधिक है, जिसका और ज़्यादा अधिक है उसकी गति और ज़्यादा अधिक है। दैट मीन्स इन दिस ग्राफ एंगल डिटरमाइंस द स्पीड। एंगल डिटरमाइंस द स्पीड, कितने अधिक या कम स्पीड से चल रहा है कोई व्यक्ति या कोई ऑब्जेक्ट, ये कौन तय करेगा? एंगल या कोण। ये बात समझ में आई? इसको नोट कर लें जल्दी से। ठीक है, तो इसमें क्या सीखा हमने? एंगल। अगर एंगल कम है तो स्पीड या इसकी वेलोसिटी कम होगी, डिपेंडिंग कि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। ओके, समझ में आया? समझ में आ रहा है ना? ग्राफ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। एंगल डिटरमाइंस द स्पीड, एंगल डिटरमाइंस द स्पीड, एंगल तय करेगा कि गति कैसी है। ठीक है, दूसरी बात, अगर स्ट्रेट लाइन बनी है, आप A B और C तीनों को देखिए, एंड में थोड़ी सी टर्न हो गई है वो गलती से, वो छोड़ दो उसको, बाकी स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन आपको क्या बताती है? यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब हर निश्चित इंटरवल में एक निश्चित दूरी ही तय हो रही है। बात समझ में आई? वहीं अगर मैं एक और ग्राफ बना दूं कुछ इस प्रकार से, लेट अस से दिस इज D, तो D क्या है? पहले आप देखेंगे एंगल कम है, फिर धीरे धीरे आप देखेंगे एंगल बड़ा हो गया, एंगल बड़ा हो गया, एंगल और ज़्यादा बढ़ गया, तो धीरे धीरे एंगल चेंज हो रहा है। तो क्या स्पीड एक सी है? नहीं, स्ट्रेट लाइन भी नहीं है। तो कर्व क्या बताता है? और ये बढ़ते क्रम का कर्व है, तो इसका मतलब स्पीड इज इंक्रीजिंग विथ इंटरवल ऑफ टाइम। स्पीड या वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो ये वेलोसिटी बता रहा है कि वेलोसिटी बढ़ रही है, समय के अनुसार वेलोसिटी बढ़ रही है। इसका मतलब इट्स नॉट कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट इज गेटिंग एक्सिलरेटेड। वहाँ त्वरण हो रहा है, एक्सिलरेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि विस्थापन एक सा नहीं है समय अंतराल के साथ। विथ इक्वल टाइम इंटरवल देर इज नो या अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक सा नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। यस और नो? अगर मैं यहीं और यहीं की बात कर लूँ तो आप देखिए यहाँ पर लगभग दूरी ज़्यादा नहीं है, इतनी सी कवर की, लेकिन यहाँ आते आते उतने इतनी कवर कर ली, तो इधर पे इतनी सी लेकिन यहाँ इतनी। अगर नहीं समझ में आ रही इसको देख लो, यहाँ पर इतनी बड़ी कवर कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ इतनी कर रहा है, यहाँ और कम कर रहा है। तो विथ इंटरवल ऑफ टाइम मैं इतनी की बात कर रहा हूँ। मैंने ये नहीं बोला यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, जीरो से यहाँ, मैं जीरो से बात ही नहीं कर रहा। आई एम स्पीकिंग ऑफ चेंज। यहाँ पर इतना सा चेंज हुआ, यहाँ पर इतना चेंज हुआ, यहाँ पर इतना चेंज हुआ। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग विथ टाइम, विथ इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, समय के साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है।
ठीक है, अगर समय के साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है तो सीधी सी बात क्या होगा, एक्सेलरेशन हो रहा है। क्लियर हो गई बात? ओके, तो यहां पर एक्सेलरेशन है, डी शोज एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का अर्थ ही है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ना, ये भी समझना जरूरी है और मालूम होना चाहिए कि एक्सेलरेशन का अर्थ ही है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ब्रैकेट में लिख दीजिए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का अर्थ क्या लिखेंगे हम, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर यहाँ तक? एनी आपत्ति, एनी दिक्कत? लिख लिया? समझ में आ रहा है? ग्राफ कठिन तो नहीं जा रहा? चलिए, अब हम इस ग्राफ को चेंज करेंगे। अभी हमने देखा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अब हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। अच्छा, एक चीज़ तो और रह गई, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक और बात बाकी है। अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाऊं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मे बी वी कैन से ABCD, ई बना लो इसको, आप उसी ग्राफ में ये लाइन बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा खिचड़ी हो रही होगी तो नया बना लो, ठीक है? तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में आपको क्या समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट ई की क्या स्थिति है? पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? सब पॉसिबल है भैया, ये पॉसिबल है ना? इस ग्राफ से क्या समझ में आता है वो बताइए। हाँ, डिस्टेंस उतना ही है, इसका मतलब क्या होगा? आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और पहला वक्तव्य आपका था ये पॉसिबल नहीं है, दूसरा आपने सोचा और आपको पता लगा हाँ ये हो सकता है ना? और आपने क्या बताया कि टाइम तो आगे बढ़ रहा है सर लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा। तो डिस्टेंस क्यों नहीं बढ़ रहा? एग्जैक्टली, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, गाड़ी रुकी हुई है, ठीक है? जैसे अभी अगर मैं यहाँ स्थिर खड़ा हो जाऊँ, ठीक है, तो आप कहेंगे सर समय आगे बढ़ रहा है लेकिन आप अपनी जगह नहीं बदल रहे, तो आपसे मेरी दूरी जो है वो बनी हुई है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। बिल्कुल सही कहा आपने, वेरी गुड, है ना? इसलिए सोचना जरूरी है। बहुत बढ़िया, सबको समझ में आया क्या हुआ कि समय अंतराल आगे बढ़ रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट अपने यथास्थान पर है, वो दूरी नहीं बढ़ रही, ठीक है? क्यों नहीं बढ़ रही? अब सोच के देखो, मैंने आपसे कहा था एंगल डिटरमाइंस योर स्पीड, स्पीड इज जीरो बिकॉज एंगल इज जीरो। कोण कितना है? 0 अंश कोण है। जब एंगल इज 0 डिग्री तो ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी? 0। अगर ये स्पीड में थोड़ी सी मतलब एंगल बढ़ा दूं, ऐसे लाइन कर दूं, तो कुछ तो स्पीड आई, फिर बढ़ा दूं, स्पीड और बढ़ गई, स्पीड और बढ़ गई, स्पीड और बढ़ गई, और बढ़ गई, और तेज हो गई। यस नो? तो एंगल डिटरमाइन स्पीड। तो अब अगर एंगल 0 है तो स्पीड इज ऑल्सो 0। 0 स्पीड का मतलब ऑब्जेक्ट चल ही नहीं रहा हो तो रेस्ट पे। आ गई बात समझ में? है जी? क्लियर? पक्का? चलिए इसको भी नोट कर लें, कौन सा? ये वाला कि इट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ई वाला, ठीक है? बना लिया। ऊपर वाले में ही बना लो, ऊपर वाले ग्राफ में जगह बहुत है, जब ऐसे में जगह वेस्ट हो जाएगी। थोड़ा सा पेपर बचाने का भी प्रयास करें, एक पेज बनाने के लिए कई सारे पेड़ काटने पड़ जाते हैं, है ना? अब बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। और अब आप नहीं बताएंगे जिसने पिछली क्लास बोला है, अब आप दो में से मुझे बताइएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है? यहाँ पर आप टाइटल दीजिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ वेलोसिटी है ऑफ कोर्स और यहाँ टाइम है, इट हैज़ टू बी, है ना? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, जैसा नाम है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो यहाँ वेलोसिटी यहाँ टाइम, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं पहली लाइन बनाऊँ ऐसी, ए लिख दिया, क्या आप मुझे बता सकते हैं इस ग्राफ से, ए ग्राफ से आपको क्या समझ में आया? ए ग्राफ से क्या समझ में आया? जो बच्चे वीडियो देखेंगे वो कमेंट में मेंशन करेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम
क्योंकि आप रुक के अगर आंसर सुन के लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। खुद से ईमानदार रहें और प्रयास करें क्या लिखा है उसको बताने का। इसका क्या अर्थ है बताइए बेटा। पिछला ग्राफ समझ में आया ना। अब इस ग्राफ में आप उसी का संदर्भ लेकर के, उसी का रेफरेंस लेकर के मैंने लिखा है यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये ग्राफ ए क्या बताता है, ऑब्जेक्ट की क्या स्थिति है? जीरो क्या है? कोण जीरो है, बिल्कुल ठीक है। एंगल जीरो है क्योंकि ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ठीक है। पर इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? ये प्रयास करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। आप बताइए बेटा। वेलोसिटी जीरो है, जीरो यहां से शुरू हो रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब बताइए क्या समझ में आ रहा है? क्या वेलोसिटी जीरो है? तो क्या है? आप सोच पा रहे हो कुछ? नहीं समझ में आया? आपके समझ में आया कुछ? नहीं, कोई बात नहीं। तो आपको पता, आप बताइए। वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना। हेलो, निश्चित समय में, यहां समय तो असीमित है ना भाई। आप कोई भी समय ले लो, कोई भी अंतराल ले लो, कोई भी टाइम ड्यूरेशन ले लो। इज देयर एनी चेंज इन वेलोसिटी? नो, वेलोसिटी इज नॉट जीरो। हमने लाइन के साथ नहीं बनाया ना बेटा, उठा के बनाया। तो वेलोसिटी जितनी है उतनी कांस्टेंट है। तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड है ना। जैसे जनरली मेरे टाइप के बुढ़े लोग चलाते हैं ना गाड़ी, ऐसे कांस्टेंट चली जा रही है, ना बढ़ा रहे ना कम कर रहे हैं, उसमें चले जा रहे हैं। तो ये वो वाली स्थिति है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग। तो वेलोसिटी कब चेंज होगी? जब ग्राफ बढ़ता होगा। यहाँ पर ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी इज चेंजिंग है ना। ये बी वाला ग्राफ ये क्या बताएगा? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लिख लो, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है? बदल रही है, हर समय बदल रही है। क्या? वेलोसिटी। अभी दूरी की तो बात ही नहीं कर रहे हम, वेलोसिटी इज चेंजिंग। इसका मतलब एंगल डिटरमाइंस एक्सेलरेशन, एंगल डिटरमाइंस एक्सेलरेशन, क्योंकि यहां हो रही है नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी अभी स्थिर नहीं है, बदलते जा रही है, समय के साथ वेलोसिटी बदल रही है। मतलब देयर इज चेंज इन वेलोसिटी। कहिए, कुछ कहना है, पूछना है? हाँ, सही है। फिर मैंने उदाहरण क्या दिया था? आपका कहना है, इसमें माइक में कैच नहीं हो रहा होगा इसलिए मैं बोल देता हूँ। आपका कहना ये है कि पिछले, मतलब प्रश्न है ये आपका, कि पिछला जो ग्राफ बनाया था उसमें मैंने ऐसे ही स्ट्रेट लाइन बनाई थी, ऐसी, वो थी डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो आपका कहना है कि उसमें आपने ऐसा क्यों नहीं कहा कि ऑब्जेक्ट इज एट जीरो, वो जीरो पोजीशन पे, ऐसा क्यों नहीं कहा आपने, है ना। उदाहरण क्या दिया था बेटा मैंने? नहीं, उदाहरण क्या दिया था कि मैं अगर यहाँ स्थिर खड़ा हो जाऊँ तो आपसे मेरी दूरी क्या है? जीरो है क्या? क्या मैं आपके साथ खड़ा हूँ, बगल में खड़ा हूँ? नहीं। तो मैं आपसे काफ़ी दूर खड़ा हूँ। जिस दूरी पर खड़ा हूँ मैं उसी दूरी पर कंटिन्यू बरकरार हूँ। तो जिस दूरी पर, जीरो से नहीं, जिस दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है वो वहीं पड़ा है, ना तो आगे आ रहा है, ना पीछे जा रहा है, ना दाएं बाएं, कुछ नहीं। देयर इज़ नो मोशन, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। आई बात समझ में? नहीं आई है ना। जैसे लास्ट में वो चेयर रखी है, वो चेयर हिल रही है क्या? नहीं। मुझसे वो चेयर कितनी दूर है? लगभग 7-8 मीटर, कुछ तो होगी, 5 मीटर 4 मीटर, कुछ तो दूरी होगी। वो बरकरार है। टाइम के साथ दूरी बढ़ रही है क्या? नहीं। तो वो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है। हमेशा जीरो, जरूर थोड़ी किसी चेयर को पकड़ के नहीं, मेरे अब सर ये सर हिल नहीं रही क्योंकि मैंने पकड़ा रखा है। अरे आपको उसको जीरो थोड़ी बनाना है, वो तो कहीं भी हो सकती है।
भाई यहाँ जबलपुर में बैठ के आप बोल सकते हैं कुतुब मीनार यहाँ दिल्ली में है, वो जहाँ है वहीं का वहीं है, जबलपुर से कुतुब मीनार की दूरी चेंज नहीं हो रही। कह सकते नहीं कह सकते? ये बात समझ में आई? तो जहाँ है वहाँ, बट इफ वी आर गेटिंग स्ट्रेट लाइन इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। आया समझ में? नहीं आया? बाउंसर तो नहीं जा रहा, समझ में आ रहा है? और ये वाला ग्राफ समझ में आ रहा है? इसमें अगर स्ट्रेट लाइन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो इसका मतलब है नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है कि वेलोसिटी एक सी है। हाँ, अगर इसको मैं जीरो पे लाता तो आप कहते सर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो गई। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो हमने क्या किया, अब दूसरा ऐसे इंक्रीमेंट ऐसा ग्राफ बनाया, बी वाला ग्राफ ये बनाइए ऐसा, और यहाँ पर एंगल दिखा के आप उसको लिखेंगे एक्सेलरेशन। ये एंगल किसके रिस्पेक्ट में है? एक्स अक्ष के या एक्स एक्सिस के रेफरेंस में। क्लियर हुई बात? समझ में आया कचू कचू कि नहीं आ रहा हो? आ रहा हो? बढ़िया। तो एंगल इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिटरमाइंस एक्सेलरेशन। ये त्वरण बताता है, कोण आपको त्वरण बताएगा। अब अगर कोण बदल जाए, अगर मैं कर्व दे दूं आपको ऐसा, तो इस जगह पर क्या हुआ? एंगल इज़ वेरी लेस। यहाँ पर एंगल थोड़ा बढ़ गया, यहाँ एंगल थोड़ा और बढ़ गया। इसका मतलब एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नॉट कांस्टेंट। एक्सेलरेशन एक सा नहीं है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो है ही, बट इट इज चेंजिंग नॉन यूनिफॉर्मली। चेंज इज ऑल्सो नॉन यूनिफॉर्म, तो इवन एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म। और ये हमारे कोर्स में नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमारे कोर्स में नहीं है, हम उसके न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते इस साल। आई बात समझ में? तो हमारे कोर्स में जो एक्सेलरेशन आएगा वो स्ट्रेट लाइन वाला आएगा। ओके, क्लियर है? सो वी से दैट एट अ कांस्टेंट रेट या एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जब न्यूमेरिकल करोगे तो आपको ये भाषा मिलेगी। समझ में आ गई बात? क्लियर सबको? कोई दिक्कत? पक्का? इसको आप लिख लें, इसको सी लिख लो ग्राफ को। मे बी यू कैन राइट सी, ए बी एंड लेट दिस बी सी। तो आपको ए बी और सी से क्या क्या समझ में आ गया? ए इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बी इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी विच शोज एक्सेलरेशन, ठीक है। एंड थर्ड जो सी ग्राफ है वो आपको बताता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ऐसे ही इसके तीनों हो गए। समझ में आया? पक्का? एकदम समझ में आ गया? पक्का? तो ग्राफ क्लियर है? चलिए, लिख लिया हो तो हम मिटा दें। लिख लिया, वेरी गुड। अब हम ग्राफिकली वी विल ट्राई टू डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन। और इसको समझने के लिए पहले जो मैं बात बताऊंगा वो समझनी है, फिर आपको लिखना शुरू करना है, ठीक है। मान लीजिए मेरा वेलोसिटी और ये टाइम ग्राफ है, और इसमें मैंने एक ऐसा रेक्टेंगल बना दिया। वेलोसिटी ग्राफ टाइम ग्राफ में मैंने रेक्टेंगल बना दिया। ये क्या है? रेक्टेंगल फॉर टाइम टी विथ सम वेलोसिटी v। कोई आपत्ति? समझ में आया ये पार्ट? नहीं आया? वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया मैंने, उसमें मैंने स्क्वायर एक रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है। शायद आयताकार बोलते हैं ना इसको, ये बना दिया, ठीक है। आप मुझे बताइए इसका एरिया क्या होगा? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। लेंथ कितनी है? v इंटू टी। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टी। इसका मतलब एरिया आपको क्या दे रहा है? ये बात समझ में आई? कन्विंस्ड? ये बात भेजे में घुसी? पक्का? वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट किया जाए कि एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसमें नोट लास्ट में डाल देंगे, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ represents displacement, represents displacement, ठीक है। वेलोसिटी वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल हमें विस्थापन बताता है, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट करें, मैं पानी पी लूं।
हो गया? ओके, सो दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। नेक्स्ट टाइटल दीजिए, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। डेरिवेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड या बाय ग्राफ मेथड। बाय ग्राफ मेथड। अब आपको एक स्टैंडर्ड ग्राफ बनाना है, चाहे इक्वेशन 1 हो, 2 हो, 3 हो, चाहे जो इक्वेशन हो, ये ग्राफ आपको बनाना ही है। अब ये ग्राफ आप कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए, फिर बनाइए। एक लाइन ऐसे बनाइए, जीरो से नहीं उठानी है, यहाँ से उठानी है, स्ट्रेट लाइन जाएगी। ठीक है, इसको एक्सटेंड कर दीजिए, डॉट डॉट, यहाँ से डॉट 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 नीचे, यहाँ से डॉट 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 आगे। पूरी कहानी समझ में आई? ये रेक्टेंगल बन गया, ट्रायंगल बन गया, कोई आपत्ति? और ये ग्राफ कौन सा है तो उसको समझने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे ओ, लेट अस से दिस इज पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। ठीक है, मैंने आपको कौन सा ग्राफ बोला? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अब ये सब लिखने के बाद आप लिखेंगे वेलोसिटी एंड दिस इज टाइम। कितना टाइम है? दिस इज अ टी, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है? टी है। ए से ओ या ओ से ए, चूँकि यहाँ पर ये टाइम कितना है? 0 सेकेंड। तो 0 सेकेंड पे हमने देखा कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है जिसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? ए। तो इसको हम क्या नाम देंगे? इनिशियल वेलोसिटी u। ये क्या हो जाएगा? u। ये बात समझ में आई? और वो ऑब्जेक्ट को हम यहाँ तक कंसिडर कर रहे हैं, वो आगे तो बढ़ रहा है लेकिन हमने यहाँ पर टाइम फिक्स कर दिया, इसके आगे हम स्टडी नहीं कर रहे। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इस वेलोसिटी को, दिस इज फाइनल वेलोसिटी, राइट? तो ये मैं लिखूंगा इसको v। तो ये पॉइंट है u, ये पॉइंट है v। समझ में आया कि इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी को अचीव किया इन टाइम t। फिर से बोलता हूँ, इस वेलोसिटी से मतलब इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी पहुंचा इन ड्यूरेशन t। क्लियर? ठीक है, अब ये है एंगल। एंगल को एक ग्रीक अल्फ़ाबेट से दिखाते हैं, ये है थीटा। क्या पढ़ते हैं इसको? थीटा। ऐसा गोला बनाने का और ऐसे काट देने का, ये है थीटा। अल्फ़ा बीटा गामा अपन ने रूट्स पढ़े हैं ना पॉलिनोमियल में, उसी श्रृंखला में ये एक अल्फ़ाबेट है, ग्रीक अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ा बीटा गामा थीटा ओमेगा। ओके, सो ये ग्रीक अल्फ़ाबेट है। इससे क्या होता है? इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं एंगल। तो यहाँ पर ये एंगल भी काम का है, इसलिए यहाँ पर एंगल लिखिए। करो जल्दी से, डायग्राम बनाओ। ठीक है, पहले ओ ए बी सी लिख लो, डी लिख लो, फिर उसके बाद यू लिख लो, फिर वी लिख लो, है ना? यहाँ टाइम टी है, वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ है, एंगल थीटा है। शुरू करें? आप लोग बनाइए, तब तक मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ और लिखने का तरीका क्या होगा वो भी समझा रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड आपके फाइनल में इस तरह से लिखना होगा, या टीचर जैसा बताए वैसे लिख लेना। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी बाय ग्राफ। कहाँ पर बना है? ऊपर, तो अबव। अभी आप बोलेंगे सर आपने साइड में बनाया। अरे आप लोग तो नीचे लिखोगे ना, मैं बोर्ड पे इधर लिख रहा हूँ, आप लोग इधर नीचे लिखोगे, राइट? चलो, बाय ग्राफ अबव। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है एंगल का। एंगल इज इक्वल टू, अगर मैं ऐसे सर्कुलर मोशन में हूँ तो एंगल कितना है? तो ये आर्क अपॉन रेडियस, ये एंगल तय करता है। एंगल की परिभाषा क्या है? आर्क अपॉन रेडियस। स्कूल में अगर टीचर tan थीटा या कुछ और लिखवा दे तो मुझे बताइएगा, अकॉर्डिंगली मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, क्योंकि tan थीटा वगैरह हमारे कोर्स में नहीं है।
इसलिए मैंने टेन थीटा से नहीं बताया। ओके, किसी के स्कूल में हुआ है क्या ये ग्राफिकल मेथड? आपके स्कूल में हुआ बेटा? नहीं हुआ है। अगर टेन थीटा वगैरह टीचर सिखा देती तो मुझे बताइएगा, मैं आपको टेन थीटा से समझा दूंगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हमारे कोर्स में नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री 10th में आती है, तो सामान्यतः इसको इस वक्त समझाना नहीं चाहिए, पर अगर आपके टीचर ने समझा दिया तो बताइएगा। ओके ओके, चलो अब इसको समझें, एंगल आर्क अपॉन रेडियस कैसे होता है। मान लो ये एक रॉड है, ठीक है, बहुत लंबा रॉड है, बहुत लंबा है। कितना है? मान लो 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर है, इतना लंबा रॉड है, ठीक है, स्ट्रेट, और ये स्टिफ है, ठीक है, ये स्टिफ है, इट विल नॉट, तो स्लिंकिंग बोलते हैं ना, ऐसा लपक खाना जबलपुर की भाषा में, तो ऐसे लटकेगा नहीं है, मान के चलो, ऐसा इमेजिन करना है, ठीक है, कि ये बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। अब यहाँ से इस कोने से, यहाँ मैं खड़ा हूँ, इस कोने पे मैं खड़ा हूँ, इस कोने पे एक बच्चा खड़ा है जिसका नाम एस है, ठीक है, ये एस बच्चे से मैं कहता हूँ भैया इसको ना 1 मीटर ऊपर उठा लो। कितना? 1 मीटर। 1 मीटर बहुत होता है, 1 मीटर बहुत होता है ना, इससे थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, इतना करीब, तो काफ़ी बड़ा है। अब यहाँ इसमें तो दिख ही नहीं रहा है, पर 1 मीटर ऐसे लंबाई में देखें, आपको वैसे भी स्क्रीन में समझ में नहीं आएगा, पर अंदाज तो लगाइए कि 1 मीटर आपको उठाना है, तो उसने उठाया, अभी कितना लंबा है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। इधर 1000 मीटर हैं और इधर से वो 1 मीटर उठा रहा है, ठीक है। यहाँ से जो नई लाइन बनी वो ये बनी, ठीक है, मैंने यहाँ पर पकड़ के रखा है, मैंने छोड़ा नहीं, ठीक है। तो आपके हिसाब से इसको सर्कुलर मोशन में चलना चाहिए कि नहीं? क्योंकि ये फिक्स है, तो ये तो सर्कुलर मोशन में चलेगा। एग्रीड? ठीक है। अब सोचकर बताइए, 1 मीटर ऊपर उठाने में आपको लगा आप ऐसा टर्न कर रहे हैं? नहीं, आपने सिर्फ उठाया। आपको लगा आपने सिर नीचे से ऊपर उठाया, बस सीधा सीधा जैसा है वैसे उठाया ऊपर, आपको ये महसूस होगा। मतलब आपके हिसाब से एक स्ट्रेट लाइन चली, आपके हिसाब से आप एक स्ट्रेट लाइन पे है। ये बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर, आप चाहें तो ब्रैकेट में अपने लिए लिख सकते हैं, ये आपके अपने लिए है, फॉर स्मॉल एंगल्स, अगर छोटे छोटे एंगल की बात कर रहे हैं तो छोटा सा एंगल क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस होता है, ठीक है। छोटा सा एंगल अगर है, फॉर स्मॉल एंगल आर्क अपॉन रेडियस होता है। इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ पर ये आर्क तो नहीं बन रहा, क्योंकि हम जानते हैं ये और ये दोनों रेडियस नहीं है, ये ऐसे नहीं चला, ये ना ए बी सी इज़ नॉट आर्क। इसका मतलब हमें ग्राफ बहुत ऐसा लेना चाहिए था जो जिसका स्लांटिंग कम हो, जिसका एंगल कम हो, ऐसा ग्राफ बनाना चाहिए था, पर आपको समझाने के लिए मैंने बड़ा बनाया। कोई दिक्कत? तो आपको ये मानना है कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क यहाँ पर क्या है? BC है। यहाँ पर आर्क कितना है? BC है। ये बात समझ में आई? बिकॉज फॉर वेरी स्मॉल एंगल। तो आर्क मतलब क्या हुआ? आपको क्या लगेगा? आपने उठाया स्ट्रेट, जबकि वो आर्क का टुकड़ा था। ये बात समझ में आई? क्लियर? एकदम। आगे बढ़ें। ओके, सो फॉर स्मॉल एंगल्स एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल क्या बताता है? मैंने आप लोगों को वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताया था। एंगल बताता है एक्सेलरेशन, राइट? एंगल क्या बताता है? एक्सेलरेशन। याद है? अभी बताया ना? तो एंगल क्या बताता है? इंप्लाइज दैट एंगल मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर्क कितना है? BC अपॉन रेडियस कितना है? AC। सही है। अब सोचकर बताइए, D से लेकर के यहाँ से यहाँ तक U है, V है, यहाँ से यहाँ तक U है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? नहीं, V माइनस U। V में से U को माइनस करेंगे तो आएगा। तो ये ऊंचाई कितनी है? V माइनस U है। ये बात समझ में आई? ग्राफ में इतना बना लो, और यहाँ पर मैं BC लिखना शुरू कर रहा हूँ। एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे? इम्प्लाइज दैट A इज इक्वल टू BC कितना हो गया? V माइनस U। AC कितना है? T। AC कितना है? AC OD के बराबर है। AC OD के बराबर है। OD कितना है? T है, तो मैंने T लिख दिया। कोई आपत्ति किसी को?
ऑन रीअरेंजिंग, ऑन रीअरेंजिंग क्या मिलेगा, ये टी ऊपर आएगा, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, और u को इधर ले आइए तो फाइनली क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन डिराइव्ड। समझ में आई बात, इसको नोट करिए फास्ट। ओके तो आपने अगर नोट कर लिया है तो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये हम शुरू करेंगे सेकंड ग्राफ, मतलब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो इसको मिटा दूं भाई, लिख लिया सबने? हाँ बोलो, कुछ कह रहे हो? अच्छा, तो इतने जोर से सर क्यों बोला भैया, हैं हमको टेंशन दे रहे तुम। चलिए, तो अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। चलिए, इसको करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट है। मैंने आप लोगों को बताया था एरिया से डिस्प्लेसमेंट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एरिया, एरिया कौन सा, ब्रैकेट में डाल दो, ओ ए बी सी डी ओ, साइकिल कंप्लीट हो गई। ये वाला लेंगे हम एरिया, ए ओ से शुरू करते हैं, ओ ए बी सी डी ओ, ये एरिया, ठीक है। और एरिया क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट। तो अगली लाइन में मैं डिस्प्लेसमेंट लिख दूंगा। इस एरिया में दो चीज़ें हैं, एक है ट्राइंगल, एक है रेक्टेंगल, राइट। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एरिया कौन सा? ओ ए सी डी, ये रेक्टेंगल है, देखिए ओ ए सी डी डायग्राम, ओ ए सी डी दिख रहा है। अच्छा, प्लस एक ट्राइंगल भी है, एरिया ए बी सी, सही है, ये ट्राइंगल भी है। अच्छा, अब मैं लिखना शुरू करूंगा। इम्प्लाइज दैट एरिया क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? एल इंटू बी, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यहाँ पर क्या है? ये है u, ये u है, और ये t, ये आ गया u इंटू टी, आ गया। हाँ यार, लग रहा है नहीं, बनने लगा, आंसर आ रहा है। ओके, प्लस हाफ, बेस कितना है इस ट्राइंगल का? बेस कितना है? इट इज़ t, बेस कितना है? t, और हाइट कितनी है? हाइट है v माइनस यू, ठीक है, ये आ गया v माइनस यू, ठीक है। अच्छा, ये सब क्या हो गया? s आ गया। अब हमें एक फॉर्मूला मालूम है, क्या? ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, कहाँ से आया? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो इसके बाद आप ये लिखेंगे कि ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, देयर फोर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी ए टी, सही है, समझ में आ रहा है भाई? ओके, बस अब कुछ नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ गया। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। एंड दिस इज योर सेकेंड फॉर्मूला डिराइव्ड। क्लियर? ओके, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए जल्दी से, बी फास्ट। ओके भाई, तो नोट कर लिया, मिटा दूं? ओके, चलिए अब बढ़ते हैं अपन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। और पहली लाइन क्या होगी? थर्ड इक्वेशन हम पूरी लिख देंगे। तो ये हो गई थर्ड इक्वेशन। क्या है थर्ड इक्वेशन, किसी को याद है? क्या बात है, हल्ला कर लो जितना चाहिए ना, आवाज़ आनी चाहिए रिकॉर्डिंग में। ओके, तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, बिल्कुल ठीक। चलिए अब इसको हम डिराइव करेंगे। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि यहाँ s है, s जहाँ पर दिखे वहाँ पर एरिया ले लेना पड़ेगा, क्योंकि बगैर एरिया के हम s के बारे में बात नहीं कर पाएंगे। ये बात आप समझ गए हम लोग, राइट। चलिए तो क्या कर लें, एरिया, कौन सा एरिया? ओ ए बी सी डी ओ, ये क्या है? अब ध्यान से देखो इधर स्क्रीन की तरफ, ये जो स्ट्रक्चर है ये ट्रेपेजियम है। आप बोले सर कैसे, कुछ भी कह रहे हैं आप, हमने ट्रेपेजियम ऐसा सीखा है जिसकी दो साइड पैरेलल होती है। अच्छा,
तो ये और ये साइड पैरेलल है ना, ये और ये साइड पैरेलल है, दिक्कत क्या है? इसको गिरा के देख लो ऐसे, जब गिरेगा तो क्या बनेगा? इज इट नॉट ट्रेपेजियम? है कि नहीं ट्रेपेजियम? इसको गिरा दो ऐसे, धप्प से ये गिरा। ओके, अब ये ग्राफ ऐसा बन गया, ओ ए है ना, बी सी डी, समझ गए? दिस इज वेलोसिटी, दिस इज टाइम। तो बस, तो है कि नहीं ट्रेपेजियम? तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? हाँ करेक्ट, 1/2 ए प्लस बी इंटू एच। ए प्लस बी क्या है? पैरेलल साइड्स की लंबाई। ए और बी क्या होती है? पैरेलल साइड्स की लंबाई होती है, ठीक है। और एरिया क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 1/2 पैरेलल साइड्स, ये दो साइड्स पैरेलल हैं, इनकी लंबाई कितनी है? ये है वी यू, ये है वी, ये है यू, ये है वी। ओके, तो मैं उल्टा लिख दूँ, वी प्लस यू लिख दूँ, एक ही बात है। मैं लिख देता हूँ वी प्लस यू। हाइट, इस ट्रेपेजियम में जो पैरेलल साइड्स हैं उनकी हाइट कौन बताएगा? ओडी बताएगा, ठीक है। तो हाइट कौन बता रहा है? ओडी इज इक्वल टू 1/2 वी प्लस यू। ओडी है आपका टी, ओडी है टी, है ना, समझ गए? ओके, ठीक। ये 2 को ऊपर ले जाएंगे अगली बार में, ये हो गया 2s इज इक्वल टू वी प्लस यू इंटू टी, ठीक है। अगेन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? हमने पढ़ा हुआ है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। ये a अगर नीचे चला जाए तो क्या आ जाएगा? v माइनस यू अपॉन a इज इक्वल टू टी। वो नीचे वाला छुप रहा है, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। इम्प्लाइज दैट v माइनस यू अपॉन a इज इक्वल टू टी। ये ट्रांसपोज कर दिया मैंने, कुछ नहीं किया। समझ में आया? यहाँ तक पूरा क्लियर? तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ये आ गया, तो आपको t की वैल्यू मिल गई। मे बी यू कैन से दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। सब्सटीट्यूट 2 in 1, सब्सटीट्यूट 2 in 1, तो क्या मिल जाएगा आपको? इसको हम इधर डालेंगे, तो s इज इक्वल टू, ये सॉरी 2s इज इक्वल टू v प्लस यू, यहाँ पर मिलेगा v माइनस यू अपॉन a। अब ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो चाहे इसके साथ अपॉन में हो या इसके साथ हो, एक ही बात है, दोनों के साथ है ये, तो इसको मैं ऊपर ले आता हूँ। ये हो जाएगा 2as इज इक्वल टू वी प्लस यू एंड v माइनस यू, ठीक है। a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू, नहीं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, वी स्क्वायर माइनस स्क्वायर। मैं ए भी पूछ रहा हूँ, आप वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बता रहे हैं, दुष्ट। अब मैं लिखूंगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as एंड दिस इज योर फॉर्मूला डिराइव्ड। समझ में आया? इसी के साथ ये सभा यहीं समाप्त होती है। आज यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे, ठीक है। अगले सेशन में हम थोड़े से न्यूमेरिकल करेंगे। एक टॉपिक और बच गया है इस चैप्टर का, दैट इज सर्कुलर मोशन। बाकी लगभग कंप्लीट है, और अगर कुछ बचा होगा तो वो भी कवर करेंगे। एंड वी विल स्टार्ट विथ सम न्यूमेरिकल्स, कुछ बेसिक न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। ओके, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? फोर्स, लॉज ऑफ मोशन, है ना। तो वी विल स्टार्ट विथ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। कौन सा ग्राफिकल वाला? जोर से बोलो, ग्राफिकल वाला क्या बेटा? ये क्या था? मैथ्स में चले गए थे, अच्छा ठीक है, ठीक है। तो अभी हम क्या देखें, यहाँ पर हमने देखा कि तीनों इक्वेशन को हमने डिराइव कर लिया है। सर्कुलर मोशन बचा है, वो हम अगले सेशन में करेंगे। आज के लिए यहाँ पर विराम लेते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स, टेक केयर, वंदे मातरम, जय हिंद। सब्सक्राइब कर लें जिससे कि मैं लाइव जा सकूँ मोबाइल के थ्रू। तो लाइट तो खैर आ गई है, लेकिन काफ़ी देर बाद आई, तो ऐसे डिस्टर्बेंस होते हैं। कृपया कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।